आपने यही कहा था कि मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। उस टाइम आपको हमारे बातों का जवाब देना होगा। जवाब तो हम अभी भी लेंगे आपसे। आप हमारी बातों को सुनिए। हमने आपको चुना था इसी बात के लिए कि आप हमारी बातों को सुनिएगा। युवा परेशान है, बेरोजगारी बीमारी बन चुकी है और अगर ये बीमारी खतरनाक हुई तो संक्रमित हो जाएंगे सारे युवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसके झा सर और किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। एसके झा सर बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पे आ रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ पीआर के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि बच्चों की तरफ से मैं देना चाहूँगा कि आप बच्चों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और अब तो आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप बच्चों के लिए आवाज़ हमेशा उठाते रहें जैसा कि पहले उठा रहे थे, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहला सवाल सर यही कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट जो कि 2019 से आपने इसकी पहल की, ट्विटर पर कैंपेन भी चला, तो क्या लगता है गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर पड़ा, कोई दबाव पड़ा? 4 मिलियन प्लस ट्वीट्स थे लेकिन स्टिल उसके बावजूद क्या कुछ रिएक्शंस कहीं से सामने आए या कहीं भी कोई असर हुआ? देखिए, आप उस दिन आप भी देख रहे होंगे कि हमारा जो ट्वीट्स था वो अभी तक का रेलवे के बच्चों या एसएससी के बच्चों या यूं कहिए कि स्टूडेंट का ये सेकंड हाईएस्ट ट्वीट्स था। इससे पहले एक बार स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी जो हुआ था उसमें लगभग 8 मिलियन ट्वीट्स हुए थे और इस बार भी लगभग 8 मिलियन ट्वीट्स हुए, लेकिन 2 से 3 मिलियन का घपला हो गया। क्योंकि अगर हम तो चूँकि रेगुलरली जैसे कोई आदमी क्रिकेट का रन देखता है वैसे ही हम ट्वीट्स देख रहे थे, तो एक प्रॉक्स 3.5 मिलियन ट्वीट्स को एकाएक 2.7 मिलियंस कर दिया गया। ये मैंने भी देखा। तो कहीं ना कहीं लगभग 7 से 8 मिलियंस बच्चों ने ट्वीट्स किए, मतलब आप समझ सकते हैं 80 लाख बच्चों ने ट्वीट किया। तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री तक भी ये बात गई है, चूँकि हमारे कुछ मित्र हैं जो मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री तक भी ये बात गई हुई है। तो लेकिन मिनिस्ट्री अपनी अलग मजबूरियां बता रही है। वो तो हमको लगता है कि छात्र जो गरीब छात्र हैं उससे भी ज़्यादा मजबूर अगर कोई है तो वो रेलवे मिनिस्ट्री है। कहीं ना कहीं बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत सारे बहाने हैं। आज एक बच्चे ने RTI लगाया हुआ था, तो आज सुबह में उसके RTI का रिपोर्ट आया, उस RTI का जवाब दिया है बोर्ड ने। उसमें बोर्ड ने ये कहा है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका दिसंबर में लेने की संभावना है, क्योंकि कोविड एक बहाना लिखा गया है, बाकी कुछ नहीं लिखा गया। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार में पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं, आप सोच सकते हैं कितना रश होगा उसमें, और वो हो रहा है लेकिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। लोकतंत्र अब लगभग समाप्त हो चुका है, कहीं हमको लोकतंत्र दिख नहीं रहा है, क्योंकि लोगों के तंत्र की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचने के बाद भी उसे अनसुनी कर दिया जा रहा है। कई स्टूडेंट्स बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे थे, उसमें से प्राइवेटाइजेशन भी एक मुद्दा उसमें शामिल किया गया कि हो सकता है प्राइवेटाइजेशन के कारण रेलवे जो है भर्ती नहीं ले रहा है, तो क्या ये भी एक कोई कारण? दो बातें हैं, जैसे ये बच्चे ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं जो अभी जूनियर इंजीनियर में ज्वाइन किए हुए हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, तो मैंने उनसे इस बारे में बात की। वो उनका कहना ये है कि जब हमारी मीटिंग्स होती है उसमें इस बारे में भी चर्चाएँ होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए कभी भी सेफ्टी कैटेगरी को प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप सोच के देखिए, ऐसे आप किसी भी आदमी को उठा के ट्रेन पे नहीं बैठा दीजिएगा कि ट्रेन चला लो। आप ऐसे किसी भी आदमी को आप उठा के ये नहीं दे दीजिएगा कि पटरी को तुम देख लेना, हम आज जा रहे हैं घर, तुम थोड़ा सा पटरी को देख लेना, ऐसा नहीं होता है। तो सेफ्टी कैटेगरी, जैसा कि रेलवे ने भी क्लियर किया है, सेफ्टी कैटेगरी में कभी ऐसी बातें नहीं होंगी, लेकिन नॉन सेफ्टी कैटेगरी में कहीं ना कहीं जो है वो इंसर्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं ग्रुप डी में ले लीजिए आप, उसकी वैकेंसी कहीं ना कहीं आगे कम देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। लेकिन सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी, जैसे ALP टेक्नीशियन की जो वैकेंसियाँ हैं कमिंग सून है, JEE सीनियर सेक्शन इंजीनियर, अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी वैकेंसी को रेलवे ने क्लियर कर दिया है। उसको रोक दिया गया था पहले, लेकिन अब उसकी भी वैकेंसी को क्लियर कर दिया गया। तो सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसियाँ आएंगी। प्राइवेटाइजेशन पे तो सरकार पागल हो चुकी है। पता नहीं, जब हमको याद है इससे पहले आम आदमी पार्टी के एक विधायक थे, वो संसद में बोल रहे थे और मोदी जी का चेहरा देखने योग्य है। आप वो वीडियो शायद बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे कि उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी और मोदी जी चुपचाप इन बातों को सुनते रहे। हमको लगता है या तो कुछ बहुत अच्छा करने के चक्कर में बहुत कुछ खराब हो रहा है या कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, दोनों बातें हो सकती है।
तो समझिए कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी उस कदर मजबूत नहीं है। और विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, हम एक बार की बात है, मैं जब मोदी जी का चुनाव हुआ था तो पता नहीं क्यों मैं भी कन्विंस हो गया था। मैंने मोदी जी को वोट देने के लिए एकदम सोच रखा था कि मेरे को वोट देना है तो बस मोदी जी को वोट देना है। उस टाइम हमको ऐसा लगता था कि ये फुल बहुमत में आएंगे तो सरकार अच्छी चलेगी, विपक्ष एकदम नहीं होना चाहिए, जो ही चाहे वो कर ले। लेकिन आज हमको ये एहसास होता है कि एक मजबूत विपक्ष एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी नींव है। सत्ताधारी पक्ष के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, जो कि नहीं है, जिसके कारण हमारी आवाज़ों को अनसुना किया जा रहा है, जो मन किया जा रहा है वो किया जा रहा है। आप देखिएगा मैम, यहाँ जब बच्चे आते हैं, आज भी कुछ बच्चे आए हैं जो कैमूर जिला से आए हैं, कुछ बच्चे हैं जो सहरसा से आए हैं। उनकी स्थिति, आज एक बच्चे के पापा आए थे, वो बोले कि सर हम इसको पटना नहीं भेज रहे थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये बोला 2 महीना के लिए भेज दीजिए, हमको जॉब हो जाएगा 2 महीना में। सर 2 महीना में परीक्षा हो जाएगा। आप समझिए कि उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे कि मैं उसको क्या बोलूं। मतलब वो अपने मम्मी का गहना जो है वो उसको गिरवी रख के तब वो बच्चा आया था। अब आप सोच सकते हैं ऐसी ऐसी बातें, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो लोग, जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं, पता नहीं किस मद में चूर हैं, हमको भी अब समझ में नहीं आता है। और बहुत सारी घटनाएं घट रही है, सब लोग देख ही रहे हैं कि मतलब जो आवाज़ उठाएगा वो देशद्रोही है। हो सकता है कल हो हम लोग भी राष्ट्रद्रोही हो जाएं, लेकिन हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे। हम शिक्षक हैं, कलम से क्रांति लाना जानते हैं, लाएंगे और इस पर एकदम हम लोग फिर से लड़ेंगे, फिर से उठेंगे और फिर से सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। तो आरटीआई का तो जवाब आ गया है, उसमें दिसंबर डेट दिया गया है, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे का क्या प्लान है आप लोगों की तरफ? आगे हम लोग, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों में आपस में बातें चल रही है, हम लोग फिर से इसके अगले कदम की ओर जाएंगे। अब अगर सरकार बहरी है तो ढोलक थोड़ा तेज बजेगा, लेकिन बजेगा जरूर। अगर आप नहीं सुनिएगा तो ये समझिए कि बड़े वाले ढोलक से बजाएंगे, लेकिन बजाएंगे जरूर। एक और सवाल कि आपको कितने शिक्षकों का साथ मिलता है जब आप ऐसे कैंपेन्स करते हैं? ऑब्वियसली अकेले तो पॉसिबल नहीं है, उसमें आपको चाहिए, साथ चाहिए। बहुत सारे रेलवे के टीचर हैं, उनमें से किन लोगों का साथ मिलता है? और कई लोग मना भी कर देते होंगे क्योंकि आप सबका अपना अपना रीज़न है, तो क्या साथ मिल पाता है और साथ में आप आगे बढ़ पाते हैं उस चीज़ को लेकर? देखिए, अभी जैसे मैंने जब ये कैंपेन स्टार्ट किया था तो मैंने पर्सनली सबको फ़ोन किया, सभी शिक्षकों को मैंने फ़ोन किया। आपसे भी हमारी बात हुई थी। मतलब आप समझिए कि मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अब जैसे सभी लोगों का मत एक जैसा नहीं होता है, या सबसे 1-2 लोग होंगे जिनको मैं नहीं कॉल कर पाया होऊंगा, लेकिन आप समझिए कि लगभग 25 से 28 यूट्यूबर्स को मैंने खुद अपने से कॉल किया। अपने से मैंने दिन में 3-3 बार फ़ोन किया और सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। कुछ लोग हिस्सा नहीं ले पाए, लेकिन उनका भी सपोर्ट धीरे धीरे था ही कि नहीं आप लोग कीजिए। कुछ कारणवश वो हिस्सा नहीं ले पाए, लेकिन आप समझिए कि लगभग पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषी क्षेत्र के सभी शिक्षक हमारे दोस्त हैं, सभी यूट्यूबर्स हमारे दोस्त हैं। जो भी लोग बच्चों के हित में आवाज़ उठाते हैं, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि सर अब बच्चों को जवाब नहीं दिया जा रहा है। देखिए होता क्या है, चूँकि हम डेली यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। अब जैसे आप किसी पीड़ित से डेली मिलिए तो आपको बहुत बुरा लगेगा डेली बहाना बनाने में, लेकिन अगर आप 15 दिन में एक बार मिलिएगा तो कोई ना कोई बहाना बना के आप निकल जाइएगा। हम डेली इन पीड़ितों से मिलते हैं। डेली मैं बोलता हूं कि अब एग्जाम का डेट आ जाएगा, अब एग्जाम का डेट आ जाएगा, अब एग्जाम का डेट आ जाएगा। सच पूछिए तो हमको भी अंदर से बहुत बुरा लगता था कि अब मैं क्या बोलूं। अब ये सरकार पागल हो चुकी है, ये सरकार किस मद में चूर है पता नहीं। शायद फिर 2024 आएगा, ये मैं मोदी जी को बता दूं, मोदी जी की टीम को बता दूं कि अब फिर 2024 आएगा, फिर इलेक्शंस होंगे और तब आप वोट के लिए फिर हमारे पास आइएगा। उस टाइम आपको हमारे बातों का जवाब देना होगा। जवाब तो हम अभी भी लेंगे आपसे। आप हमारी बातों को सुनिए। हमने आपको चुना था इसी बात के लिए कि आप हमारी बातों को सुनिएगा। आपने यही कहा था कि मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा, इसीलिए हम आपकी ओर आए थे। हमारी बातों को सुनिए और हमारी बातों को हर हाल में समझने की कोशिश कीजिए। युवा परेशान है, बेरोजगारी बीमारी बन चुकी है और अगर ये बीमारी खतरनाक हुई तो संक्रमित हो जाएंगे सारे युवा। और एक बार अगर शिक्षक समाज और लोग
शिक्षा से दूर हो गए, फिर इस भारत का विकास आप कभी नहीं कर पाइएगा मोदी जी, कभी नहीं। अगर शिक्षा से दूर जो समाज होगा वो कभी विकास की ओर नहीं जा सकता है। और बिहार, यूपी, झारखंड में किसी भी प्रकार का काम नहीं है, यहाँ के बच्चे सरकारी नौकरी पर आश्रित हैं। कृपया आपने जो वादा किया आप उसको निभाइए। हम ये नहीं कहते कि आप नई भर्तियां दीजिए नहीं दीजिए, वो आपके बजट पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो भर्तियां आपने दे रखी है, जो वादा आपने कर रखा है, उस वादे को निभाइए। अब हम लोग परेशान हो चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ एसके झा सर, और चाहते हैं हम सब की तरह कि जो भी बहालियां आप लोगों ने निकाली है उस बहाली को क्लियर कीजिए, क्योंकि अब सब त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।